और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त आप अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं और अरविंद केजरीवाल संबोधन करें, सुनते हैं। मंच पे बैठे हुए मेरे सभी शुक्रिया। मंच पे बैठे हुए मेरे आम आदमी पार्टी के सभी साथीगण, नेतागण, आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और जो टीवी के माध्यम से इस वक्त देश भर में लोग देख रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आई लव यू टू। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी हमेशा हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है भगवान का, भोलेनाथ का, हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद रहता है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल के हम लोग आते हैं। इतने बड़े बड़े सामने हमारे दुश्मन हैं जिनसे लड़के हम लोग सफल होते हैं। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। मैं इसीलिए सबसे पहले ऊपर वाले का पूरे सम्मान के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। मैं उन लाखों लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम लोगों के लिए, जब हम लोग जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी, अभी सतिंदर जैन जी हैं, अमानतुल्लाह खान हैं, उनको वो भी जल्दी आएंगे मैं उम्मीद करता हूँ। जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, मन्नतें मांगी, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जेल में काफी वक्त मिला सोचने का, पढ़ने का, और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूँ, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें है। और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे, उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931, ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने। बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र, वाइसरॉय को पत्र, ये सारे पत्र अंग्रेजों ने भगत सिंह के पहुंचाए। युवाओं के लिए जो पत्र लिखा, वो पत्र बकायदा युवाओं के एक सम्मेलन में पढ़ के सुनाया गया। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया।
मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूँ, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाए। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। आपने सुना होगा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में एक बम फेंका था, यहाँ सुना है सब लोग? तो दोनों को जेल हुई, दोनों को एक ही जेल में रखा गया, बगल बगल वाली कोठरी में रखा गया। ये मैं चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, भगत सिंह की, जो उन्होंने प्रमिला को, बटुकेश्वर दत्त की बहन को लिखा। कल रात बट्टू को किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया है, तब तक वो उनके साथ ही था भगत सिंह के। ये चिट्ठी 17 जुलाई 1930 की है। उनकी जुदाई मेरे लिए असहाय हो रही है। भगत सिंह लिख रहे हैं बटुकेश्वर दत्त की बहन को कि बटुकेश्वर दत्त की जुदाई मेरे लिए असहनीय हो रही है। आज पहला दिन है जब मैं अपने को पूरी तरह उद्विग्न पा रहा हूँ और मेरे लिए हर मिनट एक बोझ बन गया है। एक मित्र से जुदा होना सचमुच सगे भाई से भी ज्यादा प्रिय थे मेरे को बटुकेश्वर। तो दोनों साथ रहते थे। 95 साल के बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एक ही केस में जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया को अलग जेल में रखते हैं, मेरे को अलग जेल में रखते हैं, साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। आजादी की लड़ाई जब हुई, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, बाबा साहब अम्बेडकर जेल गए, चंद्रशेखर आजाद जेल गए, अशफाकुल्ला जेल गए, कितने स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, कई सालों तक जेल गए। जब वो जेल जाते थे, उनसे मुलाकात के लिए उनके साथी उनसे मिलने जाया करते थे, उनके घर के लोग जाते थे, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते थे, और जब वो मिलने के लिए जाते थे वो उनसे पॉलिटिकल बातें करते थे। वो उनसे बातें करते थे कि कैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना है जब मिलने के लिए जेल में जाते थे। जब मैं जेल में था, एक दिन संदीप पाठक मेरे से मिलने के लिए आया। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, वो भी पॉलिटिकल, हमारी पार्टी का संगठन मंत्री है। आके उसने मेरे से पॉलिटिकल बातें करी, और क्या करता, रोमांटिक बातें थोड़ी करता। पॉलिटिकल आदमी वो, पॉलिटिकल आदमी मैंने उससे पूछा देश में क्या चल रहा है, उसने देश की पॉलिटिकल हालत बताई। मैंने उससे पूछा पार्टी में क्या चल रहा है, उसने संदीप पाठक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसके बाद मेरे से मिलने नहीं दिया गया। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भारत होगा। आज से 95 साल के बाद इस देश के अंदर इतनी क्रूर और अत्याचारी सरकार आएगी कि अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने 2-2 राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें
गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये लोग केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलके, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे, कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया, जो इन्होंने नया फॉर्मूला। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, टूटे फूटे टिन के स्कूल थे, डिब्बे थे, स्कूल के डिब्बे थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब था। उन गरीबों के बच्चों को पिछले 10 साल के अंदर 18 लाख बच्चों को हमने सरकारी स्कूल अच्छे बना के भविष्य दिया है। हम ये कैसे कर पाए? हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, प्राइवेट में ले जाओ, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हो, 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं गए, इन बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाओ। दिल्ली के अंदर हर सरकारी अस्पताल को शानदार बनाया, नए नए सरकारी अस्पताल खोले, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला, लोगों की चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज, सबकी दवाइयां, सबके टेस्ट, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं।
दिल्ली की महिलाएं जब बस में सफर करती हैं, उनकी टिकट नहीं लगती। बाकी देश की सरकारें घाटे में चल रही हैं, दिल्ली की सरकार ये सब सुविधा देने के बावजूद फायदे में चल रही है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएं, 24 घंटे बिजली आती है आज दिल्ली में, पहले 8-8 घंटे के पावर लगते थे। हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, कैसे? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इतने कच्ची कॉलोनियों के अंदर पिछले 75 साल में इतनी सड़कें और गलियां नहीं बनी जितनी पिछले 10 साल के अंदर हमने सड़कें और गलियां बना दी। 75 साल के अंदर दिल्ली में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं डली जितने पिछले 10 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन डाल दी। कहां से आया पैसा? क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये बिजली फ्री नहीं कर सकते। क्यों? ये बेईमान है। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते। इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25-25 साल से, 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, ये फ्री इलाज नहीं दे सकते, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, ये 24 घंटे बिजली नहीं कर सकते। क्यों? बेईमान, ये बेईमान। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिया हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं। लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हैं। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने होते, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने उसूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज की तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, अपने आप छोड़ी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं
सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनाहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अगली परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती है कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा, तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा।
जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। भारत माता की, भारत माता की। अरे भैया बैठ जाना, खड़े मत हो। ओ भैया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद मैं सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता मुझे फिर जिताएगी तो सीएम बनूंगा। केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया है, जनता तय करे मैं ईमानदार या गुनहगार। केजरीवाल मंच से एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया कि 2 दिन बाद मैं सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं संभालेंगे। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। तब तक कोई और उनकी जगह सीएम बनेगा, विधायक दल की बैठक में तय होगा। ये बड़ी बातें जो है मंच से कही है। मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे वहां पर, भगवंत मान मौजूद रहे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मंच पर, दुर्गेश पाठक और सभी के बीच आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में अरविंद केजरीवाल का ये संबोधन, और इस संबोधन में बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि जनता मुझे फिर जिताएगी, जनता तय करे मैं ईमानदार या गुनहगार। 2 दिन बाद सीएम पद छोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो 5 महीने बाद संबोधन हुआ, बीजेपी पर निशाना साधा, सुप्रीम कोर्ट और कानून को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जमानत जो दी गई है शर्तों के साथ, शर्तें तो कई बार लगाई गई हैं और इससे पहले बीजेपी ने भी कई शर्त लगाई, उपराज्यपाल ने भी शर्तें लगाई और शर्तों के साथ ही हमने सरकार जो है वो चलाया है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि शर्तों के साथ ये जमानत दी गई और हम काम तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, जनता के काम रुके नहीं हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जनता मुझे फिर जिताएगी तो सीएम बनूंगा। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो आपकी अदालत में आया हूं। केजरीवाल ने मंच से संबोधन में कई बड़े ऐलान किए हैं और सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी का यह शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनाहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है?
आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद जनता जो तय करेगी, अगर जनता ये तय करेगी कि मुझे सीएम बनना है तो जनता के फैसले का स्वागत अरविंद केजरीवाल करेंगे और तब तक वो सीएम पद नहीं संभालेंगे, सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वो और मनीष सिसोदिया कोई भी पद अपना नहीं संभालेगा और जनता ही ये तय करेगी, जनता बताएगी कि मैं ईमानदार हूं या फिर गुनहगार, और जनता ही अब तय करेगी कि मुझे सीएम पद पर बैठना चाहिए या नहीं। तो ये बड़ा ऐलान जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे अरविंद केजरीवाल, समर्थकों के बीच उनका संबोधन, और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अब वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता तय ना कर ले। साथ ही साथ उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है कि 2025 फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ कराया जाए। तो ये तमाम बड़ी बातें जो है आज अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कही है, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब जनता ही तय करेगी, क्योंकि वो जनता की अदालत में आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अब आपकी अदालत में हूं और अब आप लोग ही तय करेंगे कि सीएम पद पर मुझे रहना है या नहीं। जब तक आप लोग कोई फैसला नहीं करते तब तक मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों ही पद नहीं संभालेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है जनता के बीच तब तक वो जाएंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता का कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो केजरीवाल की ये बड़ी बातें। मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं संभालेंगे, वो भी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, और उन्होंने कहा है 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहा हूं, जनता अब तय करेगी, जनता फिर मुझे जिताएगी तो सीएम बनूंगा, लेकिन उससे पहले जनता के बीच जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। ये बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है। तो शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, शर्तों के साथ जमानत मिली है, और शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कि सीएम रहते हुए किसी भी सरकारी फाइल में साइन नहीं करेंगे। इसके अलावा कार्यालय का जो काम है, सचिवालय नहीं जाएंगे, ये वो तमाम शर्तें हैं। और ट्रायल के लिए जब भी बुलाया जाएगा तो वो पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी ऑफिस से प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता इस वक्त। प्रशांत, एक बड़ा ऐलान किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और साथ ही साथ कहा गया कि जब तक जनता तय न कर ले तब तक मैं और मनीष सिसोदिया पद नहीं संभालेंगे। बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी खास तौर पे और कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि जेल में रह के सीएम जो है वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, दिल्ली का काम जो है वो अधूरा पड़ा है, उसका कहीं न कहीं ये जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है कि अगर जनता 2 दिन के अंदर कहेगी तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देंगे। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया है कि वो रिजाइन कर देंगे, लेकिन शर्त ये लगाई गई है उसमें कि अगर जनता कहेगी, जनता अगर मानती है कि वो काम कर नहीं पा रहे हैं और दिल्ली के जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, तब जाके उन्होंने ये बात कही है। तो जायज़ तौर पे समझ सकती हैं कि इतने दिन से जो लगातार बीजेपी खास तौर पे घेरने की कोशिश कर रही थी अरविंद केजरीवाल को, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने आज मंच से दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। और जायज़ तौर पे ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया था। अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद से सबसे तो मिले थे, लेकिन अपने नेताओं से और कार्यकर्ताओं से नहीं मिले थे, और उसी के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया था। शुरू से ही अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे अटैकिंग मोड में रहे और उन्होंने आरोप ये लगाया कि जेल में रहने के दौरान उन्होंने एक लेटर लिखा था कि 15 अगस्त को आजसी को झंडा फहराने दिया जाए, देश की आज़ादी का दिवस है, लेकिन इसके बावजूद
दिल्ली के एलजी ने इनकी बात नहीं मानी और आतिशी को झंडा नहीं फहराने दिया। इसके अलावा आरोप उन्होंने ये लगाया कि जो भी उनके बीजेपी जो भी उनके मंत्री या विधायक थे वो जब भी जेल में मिलने आते थे उन बातों पे चौकसी रखी जाती थी, उन बातों पे ध्यान रखा जाता था और अगर जेल प्रशासन को लगता था कि वो बातें राजनीतिक हैं तो उस शख्स को उन्होंने बाकायदे संदीप पाठक का नाम लेते हुए कहा कि बैन कर दिया जाता था, वो दोबारा हमसे मिलने आ नहीं पाता था। तो इस तरह के कई आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल मुखिया इस पार्टी के प्रशांत और कई बड़े ऐलान और कई बड़े काम जो हैं वो किए हैं। अभी जिसका जिक्र वो कर भी रहे थे कि जेल से सरकार इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चला पाता था और होता क्या था, वो इस्तीफा दे देता था किसी और को मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल में भी रहे हैं और मुख्यमंत्री पद भी संभाला है। दिल्ली की जनता की जो परेशानी है वो बाकी नेताओं ने देखी है, योजनाओं का जो काम है वो रुका नहीं है। अब ऐसे में जरा ये समझाने की कोशिश करिए कि उन्होंने कहा कि वो सीएम पद पर नहीं रहेंगे, कुर्सी नहीं संभालेंगे, तो क्या सीएम पद को त्यागने की बात उन्होंने कही है या फिर पार्टी को ही छोड़ने की बात? कैसे समझे उनके इस बयान को? देखिए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बूस्टअप करने की कुल ये कोशिश की है और उस बूस्टअप करने के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार उनसे इस्तीफे की बात कर रही है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि जेल से रहकर भी वो सुचारू ढंग से काम कर रहे थे। उन्होंने हेमंत सोरेन का बाकायदे एक एग्जाम्पल भी दिया कि हेमंत सोरेन ने रिजाइन कर दिया था सीएम पोस्ट से और उसके बाद उन्होंने दूसरे को दिया। उसके बाद से देखा आपने कि किस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। उसी को एग्जाम्पल देने के दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही कि मैं जो है इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन बीजेपी बार बार मुझ पे दबाव बना रही है। आप जनता बताइए, आप मेरे कार्यकर्ता जो आए हैं वो बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं सीएम पद पे ना रहूं? और अगर आप चाहते हैं कि ना रहूं तो मुझे 2 दिन के अंदर अपना रिस्पांस दीजिए। और जाहिर तौर पर इसके पहले भी फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार इस तरह के सर्वे आम आदमी पार्टी कराती रही है, लेटर्स आम लोगों से लेती रही है। तो ये जो है वो सर्वे करवाया जाएगा 2 दिन और लोगों से रिस्पॉन्स लिए जाएंगे कि क्या वो सीएम रहें या न रहें। और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आज इन बातों को हम देखें, इन बातों को देखें, बीजेपी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लिया करती है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। आज कहीं ना कहीं नजर इस बात पर थी कि आज कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ कह सकते हैं, जेल में जिस तरह से उनका अनुभव रहा उसको लेकर वो अपनी बातें कह सकते हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ी है उन्होंने और उनकी पार्टी ने, ये बातें वो कह सकते हैं। ये सारी बातें रखी उन्होंने, लेकिन ये जो चौंकाने वाली बात कही है, अब कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी कई बड़े फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है जो बिल्कुल अचंभित करता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव, अब अगर हम बात करें इसकी, तो आम आदमी पार्टी जो 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है, कितनी मजबूत वहां के लिए दिख रही है इस ऐलान के बाद? क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, ये स्ट्रेटजी का ही हिस्सा मान सकते हैं आप, क्योंकि ये कहना कि अगर 2 दिन बाद आप लोग चाहेंगे तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। और जाहिर से तौर पे कल से कार्यक्रम है हरियाणा में अरविंद केजरीवाल का और वहां पे ये मैसेज पूरी देने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल कि पहले उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद से उनको जेल में डाला गया, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को जेल में डाला गया और हम अब आपके कहने पे यहाँ पे पद पे रहेंगे या आपके कहने पे मैं इस्तीफा दूंगा। तो ये तमाम वो मैसेज हैं जो हरियाणा चुनाव में वो कहेंगे। और जैसा कि हम पहले से अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि कई इमोशनल पॉइंट्स हैं जो हरियाणा के लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से रखे जाने हैं। तो ये एक पॉइंट, बड़ा पॉइंट, इसमें कोई दो राय नीतू की ये नहीं बना है। और ये एक बड़ा पॉइंट जो है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव में जहां जहां भी इनकी रैलियां होंगी, जहां जहां पे गोष्ठियां होंगी, वहां पे ये जरूर लगाई जाएंगी। तो अब देखना ये है कि जो वहां की हरियाणा की जो जनता है वो कैसे इसको लेती है, कितना प्रभावित होती है आम आदमी पार्टी के ये जो फैसले और जो तथ्यात्मक जो बातें हैं वो रखी जाएंगी उससे।
बिल्कुल, और ऐसे में बहुत सारी बातें यहाँ पर मंच के जरिए कही गई। ये भी रिक्वेस्ट अरविंद केजरीवाल ने की है कि जो फरवरी में चुनाव होने हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव, वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो नवंबर में हो रहे हैं उसी के साथ कराए जाएं। तो बहुत कुछ दिल्ली में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा प्रशांत, और खास तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी, ये भी दिल्ली की जनता देखती हुई नजर आएगी। और जाहिर तौर पर क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है तो इसका सीधे सीधे असर दिल्ली चुनाव पर भी होगा, दिल्ली की जनता पर भी होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी बनाई गई, आम लोगों के लिए बनाई गई और आम लोगों पर ही छोड़ा गया आज का ये फैसला। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए अभी तो महज एक महीने के अंदर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, लेकिन जाहिर तौर पे दिल्ली में 4 से 5 महीने बाद जी जम्मू में इलेक्शन है और जाहिर तौर पे 4 से 5 महीने बाद दिल्ली में भी इलेक्शन है। और दिल्ली के इलेक्शंस में इन बातों को खास तौर पे बताने की कोशिश जरूर आम आदमी पार्टी करेगी कि देखिए हम तो रिजाइन भी देने को तैयार थे, और लेकिन आप लोगों ने हमें उसकी अनुमति दी या नहीं दी, उसके आधार पे हमने फैसला लिया। लेकिन जाहिर तौर पे दिल्ली के लोगों के बीच में अभी से मनीष सिसोदिया जो है वो गली गली जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। आज मंच से अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो अब आने वाले 2 दिनों के बीच जनता फैसला करे उनके सीएम पद पर रहने को लेकर, तब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आपके गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन, कैसे देखते हैं आप इस ऐलान को? कम से कम एक आदमी इस्तीफे की बात तो कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी तो स्वीकार रहा है। कोर्ट ने तो सीबीआई को पिंजरे का तोता बनाया। जो सीबीआई के मिनिस्ट्री को संभालते हैं जो लोग हैं, वो लोग इस्तीफा कब देंगे? वो लोग कब देंगे? किस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है केंद्र की सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा। वो वहाँ जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोग कब इस्तीफा देंगे? वो कब ऐसी बातें करेंगे? वो क्या कानून से ऊपर है या नैतिकता तो उनमें अगर होती तो दे ही देते। तो अखिलेश जी, आप इस ऐलान का समर्थन करते हैं? जो ऐलान कर रहे हैं कम से कम कह तो रहे हैं कि हम रिजाइन करेंगे, करने वाले हैं। जिन लोगों ने, जिनके ऊपर जिन लोग सत्ता पे बैठे हैं, जिनके अंडर में जांच एजेंसियां हैं, उनके ऊपर भी तो कोर्ट ने, अदालतों ने कमेंट किए हैं कि आपने स्टूल बन के दुरुपयोग किया है इन एजेंसियों का। तो वो उसके इंचार्ज मालिक, हुक्मरान, राजनीतिक पदों पे बैठे लोग, गृह मंत्री कब इस्तीफा देंगे? उनसे कब इस्तीफा मांगा जाएगा, या वो कब देंगे, या कब इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं? अब तो इंतजार इस बात का है। तो अखिलेश जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव क्या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग? क्योंकि हरियाणा चुनाव तो आप साथ नहीं लड़ रहे, बात नहीं बन पाई। ये तो आप लोग ज्योतिषगिरी करते हो, बताते हो। पहले चीजें तो सामने आने दो कि कौन कब इस्तीफा हो रहा है। फिर उसके बाद कोई ऐसा थोड़ा है कि इस्तीफा दे करके वो चुनाव की घोषणा कर रहे हैं या फिर दूसरा सीएम बनाएंगे। तमाम संभावनाएं हैं। अगर उनकी कार्यकाल बचा है तो हो सकता है वो अपना किसी और को अवसर दें सीएम बनने का। अखिलेश जी, क्या ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी है, ऐसा लगता है आपको? वहाँ किस बात की स्ट्रेटेजी होगी? 90 विधानसभा सीट वहां की आम आदमी पार्टी लड़ रही है अकेले अपने दम पर। आप लोगों के साथ बात नहीं बन पाई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। वहाँ तो स्वीप कर रही है कांग्रेस, बीजेपी तो खाली हो गई है। वहाँ बीजेपी में बचा कौन है? सबने तो बीजेपी छोड़ दी है, क्योंकि जो बीजेपी के अंदर, उसे भी पता है कि बीजेपी में किस तरह से तानाशाही या गलत काम किए जा रहे हैं। किसी की वहाँ पे जरा से भी डेमोक्रेसी नहीं है, न किसी को अवसर है और काम कोई नहीं है। सिर्फ लोगों को परेशान करना, तंग करना, भ्रष्टाचार करना, दोषियों की मदद करना। तो अब बीजेपी में मोदी जी बोझ हैं। सबको पता है कि मोदी जी में अब वो क्षमता नहीं है ना, बीजेपी में वो क्षमता है कि वो बीजेपी को दोबारा सत्ता दिला सके। इसलिए सब लोग बीजेपी से भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। खाली हो गई ये बीजेपी। हरियाणा में कोई बचा भी नहीं होगा, 2-4 लोग बचे होंगे, वो भी मजबूरी में, कांग्रेस नहीं ले रही है इसलिए। ठीक है, चलिए अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े
और ये खास बातचीत आपने की। हालांकि अखिलेश प्रताप सिंह स्पष्ट तौर पर ये कहते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी पर कितना असर, वहां पर किस तरह का असर होगा, सीटों पर कितना असर होगा, फिलहाल इससे वो बचते हुए नजर आए। और इस वक्त देखिए जिस तरह से मंच से ये बड़ा ऐलान किया गया कि जनता अब तय करे कि मैं सीएम पद संभालूंगा या नहीं, ये जो ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, इसको लेकर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। सुनवाते हैं आपको। सीएम ने जो ऐलान किया है उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है सीएम साहब का जो ऐलान है हमारे लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग अरविंद केजरीवाल जी से जुड़े हैं, एक हमारा वॉलंटियर अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि सीएम साहब भी हमारे सीएम साहब रहें। और सभी लोग सीएम साहब को बहुत प्यार करते हैं, हमारे भाई हमारे पिता समान है, तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि वो इस्तीफा ना दें। तो लोगों ने यही उम्मीद की है कि वो इस्तीफा ना दे, और जो समर्थक हैं उनको आपने सुना। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, ये ऐलान तो किया गया है, लेकिन ये काम होगा कैसे? क्योंकि अभी तक कोई भी बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता था तो हेल्पलाइन नंबर या फिर घर घर जाकर संदेश या अभियान चलाने की शुरुआत होती थी। इसकी किस तरह से शुरुआत होगी? लोगों के जो मैसेजेस हैं, जो उन्होंने कहा है कि अब आप लोग तय करिए कि आगे क्या करना है, तो वो कैसे अब लोगों के मैसेजेस आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंचेगा? कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई अभियान, किस तरह से आगे इसको फॉरवर्ड किया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी अब तक कोई अभियान चलाती थी तो कुछ ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर या कहें कि ट्विटर अकाउंट्स पे रिस्पांस मांगती थी, इस टाइप का जरूर करती थी। लेकिन अभी तक देखिए कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया गया है कि इस बात का आप जो रिप्लाई है वो कहाँ दीजिए कि अरविंद केजरीवाल सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि महज थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोली है, तो पार्टी इस बात को क्लियर भी करेगी कि क्या कोई वो नंबर, व्हाट्सअप नंबर या कोई ईमेल आईडी या कोई ट्विटर अकाउंट्स हैंडल को वो सबके सामने लाएगी जिसपे कि लोग रिस्पांस दे सकें। तो ये अभी देखिए फाइनली अनाउंस नहीं है, लेकिन इसके पहले कई बार इस तरह के कार्यक्रम आम आदमी पार्टी करती रही है और लोगों से रिस्पांस लेने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन तमाम माध्यमों से लोगों से रिस्पांस लेती रही है। तो अब देखना यह है कि क्या पार्टी इस संदर्भ में क्या कदम उठाती है, क्या कोई अकाउंट्स या नंबर वो लोगों के सामने लाती है या नहीं लाती है। ठीक है प्रशांत, बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मंच से कहा कि वो जनता पे तय कर रहे हैं, जनता ही उन्हें जिताएगी तो सीएम बनूंगा, मंच से खुद को लेकर, खुद के इस्तीफे को लेकर और मनीष सिसोदिया के पद ना संभालने को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने जो कहा कि मनीष सिसोदिया भी तब तक पद नहीं संभालेंगे जब तक जनता तय ना कर ले। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे।
तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा गली गली जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों ईमानदार हैं या फिर गुनहगार। शालिनी झा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं सहयोगी इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शालिनी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रशांत, यहां पर एक इशारा, एक मैसेज यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जरूर दे दिया कि वो गली गली लोगों के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे वो मनीष सिसोदिया उनकी पार्टी ईमानदार है या फिर गुनहगार वो हैं। इसको लेकर भी उन्होंने मंच से कहा था। कुल मिलाकर शराब नीति घोटाला मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा है और ईमानदार कट्टर कहे जाते हैं वो और उनकी पार्टी, तो यहां पर सीधे सीधे लोगों को यह बताना है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या फिर गुनहगार हैं। वो ये कह चुके हैं मंच से, ये लोगों को बताना और यही बात तय करेगा कि उन्हें सीएम पद संभालना है या फिर नहीं। देखिए, मनीष सिसोदिया जब से आए हैं वो लगातार कोई न कोई दिल्ली में एक कार्यक्रम करते हैं और हर विधानसभा के किसी न नुक्कड़ और गली इलाके में जो है वो जाते हैं और जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी की बातें रखते हैं और उन जगहों पे ये बताते हैं कि किस तरह से एक मनोहर कहानी के तौर पर जो है एक घोटाला को क्रिएट किया गया है और उन पे लगाया गया है। बिल्कुल उसी बात को अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा सेंसेशनल मोड में कह दिया है। उन्होंने बिल्कुल यही बात कही कि मैं और मनीष, जिन पे एक ही तरह का आरोप है, हम दोनों गली गली जाएंगे और लोगों से राय लेंगे। यानी कि इस बार जो है वो सीधे आम लोगों से राय लेने की बात कर रहे हैं। कोई फेसबुक या ट्विटर हैंडल या कोई ऐसा नंबर नहीं दे रहे हैं जिसपे कि लोग रिस्पांस दें। जाहिर तौर पे देखिए, ये मैं आपके पास प्रशांत, हाँ ठीक है शालिनी, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचार वाला जो पूरा मामला था, इसको लेकर लोकसभा चुनाव में भी खूब भुनाया गया कि ये पार्टी जो है वो ईमानदार नहीं है और भ्रष्टाचार वाला दाग जो है पार्टी पर लगा है। तो क्या इस ऐलान के बाद ये कोशिश रहेगी अरविंद केजरीवाल की कि भ्रष्टाचार वाला जो दाग है उसको खत्म किया जाए, तभी आगे विधानसभा चुनाव में हम इस बात को रख सकेंगे कि हम ईमानदार थे और जनता ने हमें चुना? शालिनी, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये नहीं भूला जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने ज्ञापन सौंपा था राष्ट्रपति को कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दिया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। उसको लेकर देखिए कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट जरूर थी कि हो सकता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो। ऐसे में इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद पद कौन संभालेगा। तो दो नाम सबसे पहले आपको बता दूं कि सब ये उम्मीद पर एक झूठा, एक फर्जी, एक मनगढ़ंत कहानी के आधार एक केस बनाया। उसमें भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी को वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने करप्शन करी है, पर लेकिन पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक IRS अधिकारी थे। वो एक कमिश्नर पद से इस्तीफा देके 10 साल दिल्ली के गरीब लोगों के घरों में, झुग्गी झोंपड़ियों में जाके वहां रात बिताते थे। वो लोगों के साथ रहते थे, देखते थे कैसे गरीब लोग अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। सो इतना ईमानदार व्यक्ति के ऊपर ऐसे दोष लगाना, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता थी, ये उनकी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थी भारतीय जनता पार्टी की। तो देश की सर्वोच्च अदालत ने उस झूठे केस में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि वो जनता की अदालत में जाएंगे, लोगों की अदालत में जाएंगे। लोगों से पूछ रहे हैं वो कि बताओ, आम आदमी पार्टी कोई भ्रष्टाचार पार्टी? क्योंकि जिस अच्छे स्कूल बनाए हैं, गरीबों की सेहत का ख्याल रखते हुए उनको अच्छा इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अच्छे वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बताती है। तो मैं समझता हूँ आज एक बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के लोग, वो दिल्ली के लोगों के बीच जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के लोगों ने पहली बार उन्हें चुना। 70 में से 67 सीट्स अरविंद केजरीवाल जी को दी। आम आदमी जी ने अभी कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। महानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे
कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल। तो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने लग गए हैं और ऐसे में अब जनता पर छोड़ दिया है फीडबैक, अब जनता को देना होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर। बहुत शुक्रिया प्रशांत और शालिनी आपका जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता अब तय करेगी कि क्या वो सीएम का पद संभालेंगी या फिर नहीं। फिलहाल लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।